आपने वंदे भारत लॉन्च की थी 18 में। रिटायरमेंट ली नहीं, हो गए रिटायर। देखिए ट्रेन ट्रैक का अपग्रेडेशन होना था जिससे ट्रेन वंदे भारत ही अपनी फुल स्पीड पे चल पाए, वो नहीं हो पाया। डू यू थिंक कि हमें अभी आज की डेट में पहली बात तो एआई को रेलवे में लाना चाहिए कैसे भी, और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रेलवे को? डीएफसीसी के बारे में आपने सुना ही होगा। सो डीएफसीसी में क्या इम्प्रूवमेंट अभी चल रही हैं, और क्या लगता है आपको कि वो कितना बेनिफिशियल है फॉर द इंडिया? आपने रेलवेज से रिटायरमेंट ली 2018 में, जी, आई थिंक 2018 में। रिटायरमेंट ली नहीं, हो गए रिटायर। ये अच्छा जी इसको मुझे रखना चाहिए नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ जी, बट ठीक है। नहीं बिल्कुल रखिए। तो जब आप रिटायर हुए उसके पहले ही, जैसे कि मैंने आपकी जर्नी भी सुनी है, आपने वंदे भारत लॉन्च की थी, आपके टाइम में हो गई थी, ठीक है। जब से रेलवेज इंडिया में, यानी कि 1947 के बाद से पहला ऐसा मेजर रेवोल्यूशन जो दिखा है आम जनता को कि वंदे भारत एक ऐसी चीज़ बनी है जो कि शायद मेट्रो में काफ़ी पहले आ चुकी थी, रेलवे इंडस्ट्री में बहुत बाद में आई। 2018 के बाद जब आपने रेलवेज लेफ्ट आउट कर दिया, ये उसके बाद से अब तक 2023 में क्या आपको लगता है कि रेलवे वो प्रोमिनेंट चेंजेस कर रहा है जो उसको करने चाहिए थे? पहली चीज तो जो आपने कहा कि 2047 से 2018 1947 से 2018 तक ये वाहिद एक काम हुआ, ये सच नहीं है। मैं आपको बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, बहुत लोगों ने किया, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। एक तो जब राजधानी शुरू हुई 120 से शुरू हुई थी, फिर 130 पे बहुत जल्दी पहुंच गई थी जी। उसी स्पीड पे आज भी चल रही है। राइट, अच्छा उसी स्पीड पे आज भी जी। तो वो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ा काम था। हाँ, मतलब आज भी अगर ब्रेक नहीं कर पाए। जब शताब्दी आई, हाँ, तो वो भोपाल से दिल्ली के बीच में 140 पे सिंधिया जी के इनिशिएटिव से चलाई गई। अच्छा, और उसके बाद तमाम शताब्दी आई। ठीक है। शताब्दी के आने से भी ट्रैवल में एक रिवोल्यूशन टाइप का आया, तो वो भी बहुत बड़ा काम था। फिर जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी सिंधिया साहब के टाइम पे आया, वो भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। ठीक है। फिर हमारे एक गुजराल साहब हुए थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उन्होंने फ्रेट एरिया में बड़े रिफॉर्म किए, तो उससे माल की ढुलाई बहुत बढ़ी रेलवे की और रेवेन्यू बढ़ी, वो भी बहुत बड़ा काम था। फिर श्रीधरन साहब ने कई काम किए। चलिए, मेट्रो रेल तो रेलवे के बाहर थी, लेकिन कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट का जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया वो एग्जाम्पलरी था। तो बड़े बड़े काम रेलवे में हुए हैं। आज़ादी के जस्ट बाद एक आसाम रेल लिंक है, अगर आपने नहीं सुना उसके बारे में तो कभी पढ़िएगा। वो एक कमाल की स्टोरी है जी, एक कमाल की स्टोरी है जो रेलवे वालों ने करके दी। आसाम रेल लिंक मेरे ख्याल से 1948 की बात होगी, कभी उसके बारे में पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा काम वो हुआ था। अच्छा, अब आपका सवाल है 2018 से 2023 तक जैसा मैं उम्मीद रखता था वैसा तो नहीं हो पाया। देखिए, ट्रेन ट्रैक का अपग्रेडेशन होना था जिससे ट्रेन वंदे भारत ही अपनी फुल स्पीड पे चल पाए, वो नहीं हो पाया। वंदे भारत की एग्जैक्टली फुल स्पीड आपके टाइम पे क्या आपने 180 पे टेस्ट हुई, 160 पे चलनी थी, पर हमारे पास ट्रैक नहीं है उसका 160 का। ट्रैक का वर्क सैंक्शन है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से काम हुआ उस पर। विजिबिलिटी उसकी नहीं है जैसी ट्रेन की है। ट्रेन लॉन्च हुई, लोगों ने सेल्फी ली, सबको अच्छा लगता है, तो सबको अच्छा लगता है वो, तो वो पीछे रह गया काम, वो जल्दी होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। एक स्लीपर वर्जन आना था वंदे भारत का, काम हम लोगों ने शुरू भी किया था, जो अब तक आ जाना चाहिए था। ओके, वो हर साल सुनते हैं अगले साल आएगा, अगले साल आएगा। अब ठीक है 2025 में आएगा, ऐसा 24 में आएगा, ऐसा सुन रहे हैं, वो नहीं आ पाया। एल्यूमिनियम ट्रेन आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई। स्टेशंस में जो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको फंक्शनली एफिशिएंट बनाने का काम, मॉल और होटल टाइप बनाने का नहीं, वो भी बहुत स्पीड से नहीं हो पाया। इतना पैसा खर्च करके वो चीज़ जो चाहिए वो नहीं हो पाई। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, तो मैंने तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको बताई, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है, राइट। बट आपका सवाल था कि वैसा हो पाया जैसा मेरे माइंड में था। एज ए रेलवे मैन मेरा कोई पोजीशन ऑफ पावर ऐसी नहीं थी कि मैं पूरी रेलवे के बारे में सोचूं, लेकिन हर रेलवे मैन सोचता है, रेलवे के जो 13 लाख आदमी है सब सोचते हैं रेलवे के बारे में, उस हिसाब से काम तो नहीं होगा। स्लो।
एक एआई का ज़माना है आज के डेट में, हर चीज़ में एआई हो रहा है। डू यू थिंक कि हमें अभी आज की डेट में पहली बात तो एआई को रेलवे में लाना चाहिए कैसे भी, और उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं रेलवे को? जब मैंने पहले भी कहा कि एआई तो एक ऐसी चीज है जो अगर हमने आज नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इतना डेटा रेलवे के पास है और वो सर्वर्स पे लैंड कर रहा है, वो एक तरह से वेस्ट हो रहा है। पोस्टमार्टम कर लेते हैं उससे। वो एक माइन है, पूरी वैल्यूएबल माइन है, गोल्ड माइन है। इनको एक्सप्लॉयट करके रेलवे के इम्प्रूवमेंट की बहुत सी चीज़ें की जा सकती है। सिर्फ टेक्निकली नहीं, नॉन टेक्निकल डेटा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप समझिए हमारा पूरा पैसेंजर प्रोफाइल, आजकल तो अनरिजर्व टिकट भी, सब डेटा आपके पास है, सब अवेलेबल है। मतलब ये बहुत बड़ी गोल्ड माइन है। इसको लेके आप एआई से तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, फेयर की दिशा में बहुत से काम कर सकते हैं, सेफ्टी की दिशा में बहुत से काम कर सकते हैं। एक कंसर्टेड एफर्ट टू यूज एआई फॉर रेलवेज एडवांटेज बहुत सीरियसली शुरू होना चाहिए, जो कि अभी शायद नहीं हो पा रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, डीएफसीसी के बारे में आपने सुना ही होगा। सो डीएफसीसी में क्या इम्प्रूवमेंट अभी चल रही हैं, और क्या लगता है आपको कि वो कितना बेनिफिशियल है फॉर द इंडिया? देखिए, दो बातें थी। पहली तो जब डीएफसीसी का कंसेप्ट आया तो श्रीधरन साहब का मैंने पढ़ा है, तो मैं अपनी बात कहने के बजाय उनको कोट कर लूँ। ठीक है। तो मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा था कि बजाय डीएफसीसी के पैसेंजर डेडिकेटेड ट्रेन बनानी चाहिए। फास्ट ट्रेन चलेंगी उस पे और फ्रेट इस पे आ जाएगी, कन्वेंशनल अच्छा। पे। और ठीक है, थोड़ा पैसा और लगता उसमें, लेकिन आपके पास बड़ी लंबी लंबी दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा की डेडिकेटेड पैसेंजर ट्रेन का ये सारा किताब हो जाता। अब हाइंडसाइट में मुझे लगता है, मैं कोई डिसीजन मेकिंग में तो नहीं था, मुझे लगता है कि उनकी बात सही थी। चलिए, ये तो एक बात हुई। फिर आपने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लिया, लोन आ गए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर 15 साल लेता है करने में, तो आप समझिए प्रोजेक्ट आधा तो वहीं फेल हो गया। ये भी उस प्रोजेक्ट, ये भी इसी डिले का शिकार है। लैंड एक्विजिशन में, एग्जीक्यूशन में, शुरू में लीडरशिप पोजीशन उसकी हर 6 महीने में बदल जाती थी, तो ये बहुत बुरा हुआ। अब कंप्लीशन की कगार पे है, अब कंप्लीशन जी। और अब इसके फायदे दिख रहे हैं। फास्टर मूवमेंट हो गया, पेरिशेबल फास्ट मूविंग गुड्स, ऑटोमोबाइल, कंटेनर तेजी से जा रहे हैं। इंटेंशन ये था कि जब ये तेजी से जाएंगे तो शायद टैरिफ भी कम हो जाए, तो उसका डबल फायदा हो, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट भी कम हो जाए। तो वो अभी वो फ्रीडम डीएफसीसी को नहीं दी गई है, वो रेलवे ही टैरिफ तय करेगा और अच्छा चार्ज भी करेगा, तो वो होना चाहिए। दूसरा, मोनेटाइजेशन की बात थी, प्राइवेट सेक्टर को एंटर करके मोनेटाइज करेंगे, वो भी अभी कुछ होता दिखता नहीं है। पूरा एक्सप्लॉयटेशन जब ये जेएनपीटी तक पहुंच जाएंगे, जिसकी डेट हमेशा बदलती रहती है, अब करेंट डेट दिसंबर 24 है, मुझे लगता है 2025 में ही 100% कंप्लीट होगा, तो बेनिफिट और बढ़ेगा। और ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी कुछ बेनिफिट शुरू हो गया है। अब आज की डेट में जैसा मैंने सुना है, दोनों डीएफसी मिला के 200 ट्रेन के करीब डीएफसी पे चल रही है, तो अच्छा नंबर है। लेकिन वो सोननगर तक टर्मिनेटेड है, उसके बाद वो रेलवे बनाएगी, उसमें लैंड एक्विजिशन के तमाम झगड़े आएंगे, और वो मुझे उसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं दिखता। तो ये ओवरऑल डीएफसीसी को +1 देना मुश्किल है। लेट्स से एक डिसीजन हो गया आज की डेट में, पीछे देखने के बजाय कितना इसका जो कुछ हो गया उसका फ़ायदा उठाया जाए, ये देखने का टाइम है। कवच सर, व्हाट इज कवच? देखिए, कवच, लोगों को गलत फहमी है कि ये एंटी कोलिजन सिस्टम है। ये एंटी कोलिजन सिस्टम इसका बड़ा छोटा सा पार्ट है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम है, और विदेशों में जो आजकल चल रहे हैं ETCS लेवल 2 कहते हैं, उसके बजाय ये 1/4 इसका दाम है। यानी जो चीज़ 2 करोड़ पर किलोमीटर में बनेगी वो 50 लाख में हो जाएगी। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये लगाने से हमारे यहाँ जब हम काफ़ी कुछ लगा लेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करने का भी अच्छा पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से कवच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो रेलवे के इंजीनियर्स ने किया है, और इसको बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वेल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।